लास्ट टॉपिक चल रहा है आप लोगों का। और इससे पहले तक का आप लोगों ने सब क्लियर कर लिया? कोई प्रॉब्लम, किसी को डाउट कुछ भी आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कभी भी कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए और अपने डाउट्स वगैरह पूछ लिया करो, ठीक है। जो भी होगा कि साथ के साथ क्लासेस रेगुलर रहा करो, रेगुलर लिया करो क्लासेस। एक क्लास में व्यूज़ आप लोग बहुत सारे बढ़ा देते हो, एक क्लास में बिल्कुल ही कम। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी करते हो देखने में, या तो कम्प्लीटली आप लोग रेगुलर क्लासेस ले नहीं रहे हो या जैसे भी है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। चलो, तो हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे थे? किसके बारे में पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे कोई भी द्वियुग्मिक दोलक के बारे में, ठीक है। कि जब कोई भी दो, या हम बात करें कि दो कोई भी दोलक एक साथ काम कर रहे हो लेकिन दोनों अपने आप में एक एक अलग अलग सरल आवर्ती दोलक की तरह हो, ठीक है। मतलब दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर किसी चीज़ से अगर हम उसे कनेक्टेड कर दें ताकि दोनों के दोनों बिल्कुल एक पेयर की तरह काम करे, एक युग्म की तरह काम करे, तो वो दोलक क्या कहलाता है? युग्मिक दोलक कहलाता है। और उनका दोलन युग्मिक दोलन कहलाता है। फिर उससे रिलेटेड गति की इक्वेशन देखी हमने, वो समझ में आ गई। गति की इक्वेशन के अलावा अभी तक हमने उसका सॉल्यूशन ही देखा, बाकी हमने उससे रिलेटेड एनर्जी देखी। तो एनर्जी का आपको समझ में आया टोटल हर एक की, किसी भी एक ऑसिलेटर की उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ऐसे ही दूसरा जो पेंडुलम लिया उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। और एक टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाता है युग्मन का, पेयरिंग के कारण जो एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है माइनस के x1 x2 के फॉर्म में, ठीक है। तो वो हमें क्या बताता है कि यहाँ पे इसका मतलब दोनों में पेयरिंग होगी, या हम ये बोले कि दोनों का विस्थापन जो है वो कैसा होगा, एक दूसरे के सापेक्ष कुछ न कुछ विस्थापन होगा, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले कि द्वियुग्मन का प्रभाव क्या होता है द्वियुग्मिक दोलक में, तो आप कम्प्लीटली अच्छे से डिटेल में बताओगे कि युग्मन के प्रभाव के कारण क्या होता है। या तो ऑसिलेशंस, जैसे हमने किसी स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है तो ये हो सकता है कि दोनों का दोलन सेम अवस्था में हो। डिपेंड करता है कि दोनों का विस्थापन कैसा आता है। अगर x1 बराबर x2 आ रहा है, इसका मतलब दोनों का विस्थापन सेम दिशा में और समान है, इसका मतलब दोनों की कला समान होगी, दोनों की आवृत्ति समान होगी, ठीक है। अगर विस्थापन x1 बराबर आ रहा हो माइनस x2 के, तो इसका मतलब है कि विस्थापन बराबर है लेकिन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो उसके कारण क्या होगा, लंबाई में कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ेगा, या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, कैसे भी। तो ये एक तरीके से युग्मन का इफेक्ट होता है कि जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ युग्मन के कारण कुछ न कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्लियर है। तो आपको एनर्जी समझ में आ गई। इसमें हमने पढ़ा कि नॉर्मल मोड किसे कहते हैं, नॉर्मल मोड समझ में आ गए। तरीके, सामान्य विधान कि सामान्यतः कितने तरीके हो सकते हैं, तो यही दोनों तरीके भी हो जाएंगे कि एक जब x1 बराबर x2, एक x1 बराबर माइनस x2 हो, तो ये दो तरीके हो जाएंगे। सामान्य चर किसे कहते हैं, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स हम बोलते हैं कि जब कोई भी एक, दो या दो से अधिक अगर हमारे पास ऐसे चर आ रहे हो तो उन सबको हम क्या करें, किसी एक सिंपल चर के रूप में व्यक्त करते हैं, जिससे कि हमारी पूरी समीकरण कैसी हो जाए, एक सरल आवर्त गति की समीकरण की तरह हो जाए। वो बस ये होता है कि सॉल्व करने में हमें थोड़ी सा आसानी होती है, थोड़ी सुविधा होती है इसके लिए। तो वो चर क्या कहलाते हैं, हमारे सामान्य चर कहलाते हैं, क्लियर है। ये सब टॉपिक पढ़ लिए, समझ में आ गया आप लोगों को। जैसे अब आज नेक्स्ट हेडिंग डालो इसमें, मिश्रित विधाओं में गति तथा क्षणिक व्यवहार। हेडिंग डालो, मिश्रित विधाओं में गति तथा क्षणिक व्यवहार। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है कि अब हमने लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था थोड़ा कि हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, कि अभी तक जैसे हमने दोनों का अलग अलग प्रभाव देख लिया, एक सिंपल पेंडुलम में एक इस पे अलग तरीके से प्रभाव क्या होगा, इस पे अलग तरीके से प्रभाव क्या होगा। अब अगर हम दोनों को कंबाइंड कर दें, दोनों का कंबाइंड, या फिर हम ये देखना चाहें कि उन दोनों की, अगर हम उन दोनों को एक तरंग के रूप में माने कि दो तरंगे हैं, तो दोनों तरंगे समान कला में हैं या विपरीत कला में हैं, ठीक है। तो इन सब
सबका क्या प्रभाव होगा ये हमें देखना है, और किसी स्पेशल पर्टिकुलर टाइम पर या किसी क्षण पर उसका व्यवहार कैसा होगा इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित विधाओं में गति तथा क्षणिक व्यवहार। अब दोनों की विधा मिश्रित हो जाएगी। अभी तक हमने दोनों विधा अलग अलग पढ़ी, ठीक है। हमने दो केस पढ़े। एक केस में हमने पढ़ा कि जब x1 बराबर x2 हो उस कंडीशन में हमारे पास फेज कैसा होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सब चीजें पढ़ ली। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ ली जब x1 बराबर -x2 हो, इस कंडीशन में पढ़ ली। तो ये दोनों हमने अलग अलग पढ़ा। अब हम इन दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे कि दोनों अगर एक साथ हो जाए तो जो भी वेव फॉर्म के वे में अगर हम लेते हैं, कोई अगर हमारी तरंग रूप में हो ये विस्थापन, तो विस्थापन मिश्रित रूप से इनका विस्थापन कैसा होगा, या इनकी आवृत्ति क्या होगी, या कला क्या होगी, कुछ भी है मिश्रित रूप से हमें लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास दो गति की समीकरण है, किसके लिए, द्वियुग्मित दोलक के लिए। हम सबसे पहले बात करें गति की समीकरण। क्या क्या है? एक तो अपने पास आया d2x/dt² प्लस ω1² इंटू x इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। एंड एक इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में आ गई, x के फॉर्म में, दूसरी इक्वेशन y के फॉर्म में आ गई। क्लियर है? ये दोनों हम क्या कहते हैं कि कोई युग्मित दोलक है उसकी सामान्य गति की समीकरण है, ठीक है। अब इन समीकरण के अगर हम हल की बात करें तो लिखो, पहले ये लिख लो, दोनों नोट कर लो इक्वेशन और फिर लिखो। देखो उपरोक्त समीकरण के हलों से, उपरोक्त कौन से, ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपने लिखी, तो नीचे लिखिए उपरोक्त समीकरणों के हलों से प्राप्त समीकरण की सहायता से, प्राप्त समीकरण की सहायता से युग्मित दोलक की मिश्रित विधा में, युग्मित दोलक की मिश्रित विधा में सामान्य गति, युग्मित दोलक की मिश्रित विधा में सामान्य गति या इसके क्षणिक व्यवहार को समझा जा सकता है, या इसके क्षणिक व्यवहार को समझा जा सकता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, उपरोक्त समीकरण के हलों के अध्यारोपण से प्राप्त समीकरण की सहायता से, उपरोक्त समीकरण के हलों के अध्यारोपण से फिर जो प्राप्त समीकरण होंगे उसकी सहायता से युग्मित दोलक की मिश्रित विधा में सामान्य गति या इसके क्षणिक व्यवहार को समझा जा सकता है, ठीक है। मतलब हमें जो टॉपिक हमें अचीव करना है कि मिश्रित विधाओं में कण की गति कैसी है, क्षणिक व्यवहार क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको अभी तक दो गति की समीकरण मिली है, इसके सॉल्यूशन तक अभी आप नहीं गए तो पहले इन दोनों का सॉल्यूशन लो। सॉल्यूशन ऑब्वियसली सी बात है, दोनों की दो समीकरण हो जाएगी, उन दोनों समीकरण का अध्यारोपण करेंगे और तब जो हमें इक्वेशन मिलेगी हम वहां से समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इन समीकरणों के हल क्या लेंगे, अतः उसी के जो इतना आपने लिखा है उसके नीचे लिखना, अतः उपरोक्त समीकरणों के हल से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू अपन लेते हैं, मान लिया ये हमने a नॉट cos ओमेगा 1 इंटू टी प्लस फाई 1 ले लेते हैं। फाई 1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर दो हमारे पास सॉल्यूशन है, दोनों की कला होगी, ठीक है। और ऐसे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, p नॉट cos ओमेगा 2 टी
प्लस फाइव टू। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 से, यह है हमारे पास इक्वेशन 2 से। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ए नोट और बी नोट यहाँ नियतांक है, समझ गए ना। यहाँ ए नोट और बी नोट क्या है, नियतांक, लिख लो। लिख लिया। अब इससे पहले आपने थ्योरी क्या लिखी है कि इन दोनों समीकरण के हल, तो ये हमें दोनों के हल मिल गए। फिर हमने कहा है उनके अध्यारोपण से जो हमें समीकरण मिलेगी, तो हमें अब इनका अध्यारोपण करवाना है। अब इनका अध्यारोपण करवाने का तरीका क्या है, जब दो समीकरण होती है, अध्यारोपण से मतलब आपको इनमें से दोनों को मिलाना है। मिलाने के दो तरीके होते हैं, सिंपली हमें पता है कि या तो दोनों को प्लस कर ले, माइनस कर ले, तो दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा कुछ मिक्सचर में रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस किसको करें, तो देखो यहाँ पर x बराबर क्या है, x1 प्लस x2 है, y बराबर क्या था, x1 माइनस x2 था, ठीक है। इन दोनों को हमको इक्वेशन मान लेते हैं 5 और 6। ये हमारे पास एक्स वाई का टोटल वैल्यू है। जो विस्थापन है, एक्चुअली में विस्थापन तो इन दोनों में ये था, तो हमें एक तरीके से क्या करना है, इनके विस्थापनों का ही तो अध्यारोपण करना है। तो इनके विस्थापनों का अध्यारोपण हम करते हैं। उसके लिए क्या करें, एक बार दोनों इक्वेशंस को या तो हम प्लस कर लेते हैं, एक बार दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो वहां से हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हम लिखे हैं समीकरण, पहले हम कर लेते हैं मान लो प्लस समीकरण 5 प्लस 6 से, समझ गए। 5 और 6 को प्लस करना है, तो इधर तो क्या हो जाएगा अपना x प्लस वाई इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x1 माइनस x2। तो x2 से x2 कट गया, x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 2x1 के इक्वल। तो यहाँ से x1 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 1/2 ऑफ x प्लस वाई। एक रिजल्ट हमें ये मिल जाएगा, क्लियर है। दूसरा हम क्या करें, इसी तरीके से हम इन दोनों को माइनस करके देख सकते हैं कि दोनों को माइनस करें तो क्या हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास x1 आया है, तो x1 क्या है हमारे पास, जो पहला पेंडुलम था उसका विस्थापन हो रहा था x1, ठीक है। तो ये आप लिखे ना x1 प्रथम दोलक का विस्थापन। अब आपने क्या किया, देखो निकालने को तो आपने शुद्ध रूप से केवल पहले दोलक का विस्थापन निकाला है, कि जो यहाँ पर जो ये दो ऑसिलेटर्स थे, इसने कुछ इधर विस्थापन किया था x1 और इसने इधर विस्थापन किया था x2। अभी आपने शुद्ध रूप से x1 निकाला, लेकिन उस x1 के वैल्यू में x भी है और y भी कंबाइंड है, तो क्या हो रहा है, इन दोनों का मिश्रित रूप आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, इसे भी हम इक्वेशन मान लेते हैं 7, मान लिया। दूसरा हम क्या करें, दूसरा अब इन दोनों समीकरण को माइनस कर लेते हैं। समीकरण 5 माइनस 6 से, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस x1 और प्लस x2 हो जाएगा। अब x1 से x1 कैंसिल, तो x माइनस वाई इक्वल टू बन जाएगा 2x2 इम्प्लाइज x2 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 1/2 ऑफ x माइनस वाई। क्लियर है। इसे हम रख देते हैं कोई इक्वेशन नंबर 8। अब ये x2 हमारे पास क्या आ गया, दूसरे दोलक का विस्थापन।
दूसरे दोलक का विस्थापन नोट कर लो। लिख लिया। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू x प्लस वाई के फॉर्म में आ रही है, ये भी x प्लस एक्स माइनस वाई के फॉर्म में आ रही है। तो x और y इन दोनों का मान अगर हम डाल दें तो शायद मान आगे सोल्व हो जाए, और x और y के मान हमारे पास है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम डाल सकते हैं समीकरण 7 में और 8 में x और y के मान डाल दें। x का मान क्या है, a नॉट cos ओमेगा 1t प्लस फाई 1 और y बराबर b नॉट cos ओमेगा 2t प्लस फाई 2। आपके पास लिखा हुआ है, मैं इसे मिटा रही हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सात और आठ में एक्स वाई का मान रखने पर एक्स वन बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 एक्स। एक्स की वैल्यू क्या थी, ए नॉट कॉस ओमेगा 1t प्लस फाई 1 और प्लस वाई की वैल्यू क्या थी, बी नॉट कॉस ओमेगा 2t प्लस फाई 2। बन जाएगी इक्वेशन। इसी तरीके से सिमिलरली x2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/2। सेम हमारे पास क्या बन रहा है, x माइनस वाई बन रहा है। तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा, ये हमने कहाँ से लिखा है, ध्यान रखना समीकरण 7 से, और ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, समीकरण 8 से। ठीक है, एक्स वाई का मान रखना है, तो ये हो जाएगा ए नॉट कॉस ओमेगा 1t प्लस फाई 1, बीच में आ जाएगा माइनस बी नॉट कॉस ओमेगा 2t प्लस फाई 2। नोट कर लो, इनको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 10। ये हमें एक प्रकार से अब शुद्ध रूप से पूरा का पूरा हमें विस्थापन का मान मिला है। सही है, अब हमें आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, चलिए इतना नोट कर लो।
लिख लिया। लिखो समीकरण 9 व 10, समीकरण 9 व 10 किसी समय स्मॉल टी पर क्षणिक व्यवहार को व्यक्त करते हैं। ये उनका क्षणिक व्यवहार, ये किसी टाइम टी पर इनका व्यवहार कैसा होगा। तो लिखो समीकरण 9 व 10 किसी समय टी पर दोलकों के क्षणिक व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, क्षणिक व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, माना दोलकों की सामान्य विधाओं, कौन सी ये विधा, ब्रैकेट में लिख लेना x1 व x2, स्मॉल x1 व स्मॉल x2। दोलक की सामान्य विधाओं के लिए प्रारंभिक कलाएं शून्य, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं, ठीक है, कि प्रारंभिक कलाएं कौन सी है, phi1 बराबर phi2 बराबर, तो कैसा मान ले, शून्य। वह आयाम बराबर हो, आयाम कौन सा है इसमें, आपका ये आयाम है, तो a0 है और ये है b0। अब हम क्या मान लेते हैं, तथा आयाम बराबर हो। अर्थात a0 इक्वल टू b0 इक्वल टू ओवरऑल हम क्या मान ले, कोई कांस्टेंट a के बराबर, ठीक है। अभी हमने क्या लिया था, पहले पेंडुलम के लिए आयाम हमने किसको मान रखा है, a0 को। ये 2 वाला हमें क्या दे रहा है, दूसरे पेंडुलम के लिए आयाम, वो हमने मान रखा है b0 को, ठीक है। अब हम दोनों को बराबर आयाम मान लेते हैं दोनों का, और हमने ये माना कि स्टार्टिंग में जब किसी क्षण पर हम बात कर रहे हैं तो हमने मान लिया क्योंकि प्रारंभिक कलाएं दोनों के शून्य, मतलब कि कला शून्य होने से मतलब ये, जैसे अपन लेते हैं ना कोई ग्राफ नॉर्मली, तो हम ये मान रहे हैं कि कला इस टाइम इन दोनों के शून्य। अब यहाँ से चाहे इधर मूव करे जैसे भी है, ठीक है, प्रारंभ में हमने शून्य लेकर के किया, तो हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगी, देखो ये वैल्यूज अगर हम यहाँ डालें तो समीकरण 9 से क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू, अब देखो a0 है b0 है, दोनों बराबर है a के, तो यहाँ भी मतलब a आ गया और यहाँ भी a आ गया, a कॉमन ले लेते हैं और बाहर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा a/2। अंदर क्या बच जाएगा, cos ω1t, phi1 तो हो गया 0, और ऐसे ही यहाँ पर phi2 भी 0 हो गया, मतलब ओनली यहाँ से बच जाएगा cos ω1t, यहाँ का बच जाएगा cos ω2t, तो लिखेंगे cos ω1t प्लस cos ω2t। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 11, तथा x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमिलरली a/2 cos ω1t माइनस आ जाएगा cos ω2t, इक्वेशन नंबर 12। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ देखो तो यहाँ आपका फॉर्मूला फाइनली क्या बन रहा है, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला बन रहा है। ऐसे यहाँ आपका फॉर्मूला बन रहा है cos a माइनस cos b का, बन रहा है फॉर्मूला इस तरीके से। तो ऐसे ही cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b/2।